हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बेलगाम अतिक्रमण। इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के प्रस्तावित अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका एक प्रमुख आधार शायद यह रहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक सप्ताह की नोटिस पर ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जो हजारों लोग वर्षों से अतिक्रमण वाली जगह पर रह रहे थे, उन्हें वहां से हटने के लिए पर्याप्त समय मिलना ही चाहिए। इसलिए और भी कि एक तो उनकी संख्या अच्छी खासी है और दूसरे उस जमीन पर स्कूल और अस्पताल भी हैं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानवीय पक्ष पर ध्यान दिया, लेकिन देखना यह है कि वह व्यापक सुनवाई के बाद अंततः किस नतीजे पर पहुंचता है उस पर इसलिए देश भर की निगाहें होंगी, क्योंकि उसका फैसला नज़ीर बनेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जैसे हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर वहां पक्के भवन बना लिए गए, उसी तरह की स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण न किया गया हो। अतिक्रमण केवल रेलवे ही नहीं, अन्य सरकारी विभागों की जमीन पर भी है। चूंकि अतिक्रमण की वर्षों तक अनदेखी की जाती है, इसलिए वहां निर्माण कार्यों के साथ बसाहट भी जारी रहती है और फिर एक समय यह स्थिति आती है कि वहां से लोगों को हटाना एक मानवीय समस्या बन जाता है। हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ। सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने के मामले में मानवीय पहलू पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे अतिक्रमण को बल मिले। यदि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की मानवीय आधार पर अनदेखी कर दी जाएगी तो फिर अतिक्रमण और बेलगाम होगा। इतना ही नहीं, इससे विकास के कई महत्वपूर्ण काम भी रुक जाएंगे। रेलवे का विस्तार समय की मांग है, लेकिन वह तभी संभव है जब उसकी जमीनों पर से अवैध कब्जे हटें। ये कब्जे इसलिए भी हटने चाहिए क्योंकि कई बार उसकी जमीनों और खासकर रेल पटरियों के बिल्कुल निकट किया जाने वाला अतिक्रमण रेलों के सुरक्षित संचालन में बाधा बनता है।
जैसे यह समझना कठिन है कि रेलवे और अन्य सरकारी विभाग अपनी जमीनों पर अतिक्रमण की अनदेखी क्यों करते रहते हैं, वैसे ही यह भी कि कभी उन लोगों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता जो सरकारी जमीनों पर कब्जा होने देते हैं। प्राय ऐसे कब्जे सरकारी विभागों की अनदेखी और कभी कभी तो उनकी सहमति और मदद से भी होते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि हल्द्वानी में रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ वहाँ बिजली पानी की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ ही सरकारी अस्पताल और स्कूल भी बना दिए गए थे। यह तो अंधेरगर्दी है। जल संरक्षण। सदा नीरान नदियाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल होने के बावजूद प्रदेश का जल संकट से जूझना चिंता का विषय है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के लगभग 300 जल स्रोत ऐसे हैं जो या तो सूख चुके हैं अथवा सूखने के कगार पर हैं। लगभग 500 पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जिनके जल स्रोत में पानी का स्तर 10 से 90% तक कम हुआ है। साफ है कि अब समय आ गया है जब इस ओर बेहद गंभीरता से काम करने की जरूरत है, विशेष रूप से जल संरक्षण के क्षेत्र में। इसके लिए सबसे अहम वर्षा जल संरक्षण है। उत्तराखंड में हर साल औसतन 1529 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस जल का यदि संरक्षण कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर इससे सूखे रहे जल स्रोतों को पुनर्जीवन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा समय समय पर बाल खाल चाल गत्तियाँ छोटे बड़े तालाबनुमा गड्ढे व चेक डैम जैसे उपाय करने पर जोर दिया गया। पूर्व में यही प्रक्रिया हमारे पूर्वज भी अपनाते थे। इससे न केवल आसपास के क्षेत्र में हरियाली रहती थी बल्कि निकटवर्ती जल स्रोत भी रिचार्ज होते रहते थे। गढ़वाल की ही बात करें तो यहाँ एक समय में 3200 से अधिक छाल खाल थीं जो रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गई अथवा खत्म हो गईं। अब सरकार गंभीर हुई तो इस दिशा में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन इससे अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी काम हुआ है। इस पर निरंतर निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें सबसे अहम विभागों का आपसी समन्वय है जो इस कार्य को गति प्रदान कर सकता है। साथ ही आम जन को भी इसके प्रति जागरूक किया जा सकता है।
कोरोना काल के बाद घर लौटे प्रवासियों ने अपने गांव के आसपास चाल खाल को पुनर्जीवित भी किया है। सरकार को चाहिए कि वह इस ओर गंभीरता से कदम उठाएं। धन्यवाद।